नमस्कार प्यारे बच्चों। अपने 10th का जो एग्ज़ाम था वो अपना कंप्लीट हो चुका है और एग्ज़ाम था वो बहुत ही सरल एक एग्ज़ाम आया था। जैसे कि 12th का एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा हटके इस बार आया था, पीछे वाले का जो परफॉर्मा था उससे हटके आया था। तो इस बार चिंता का विषय था कि 10वीं का जो एग्ज़ाम है वो भी कहीं उसी प्रकार हटके ना आ जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। जिस प्रकार से पहले 10th का एग्ज़ाम आया करता था उसी प्रकार सेम वे में और बहुत ही छोटे छोटे सरल क्वेश्चन अपने को दिए गए थे। और आशा है कि इस बार का जो अपना विद्यालय का रिजल्ट रहने वाला है मैथ्स के अंदर वो बहुत ही अच्छा अपने पास रहने वाला है। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत ही सरल सा एक अपना पेपर आया था। अभी अपन बच्चों बात करते हैं, इतने दिन अपन जो वीडियो गिरी थी, जो वीडियो अपने डाली थी, वो वीडियो किस बारे में थी? वो वीडियो अपनी इतने दिन जो वीडियो अपनी थी वो 10th के जो एग्ज़ाम होने थे उन बच्चों के डाउट्स थे, उनकी जो क्वेरीज थी उनके आधार पर जो वीडियो बनाए गए थे कि उन बच्चों के किस चीज़ में दिक्कत आ रही है। अब जो बच्चों अपनी वीडियो बनेंगे वो वीडियो बनेंगे जो बच्चे 9th से 10th में बैठे हैं या 8th से 9th में बैठे हैं, उन बच्चों के लिए आज की वीडियो है वो अपने डलने जा रही है। तो आज से अपन क्या करेंगे, जब तक अपनी स्कूल ओपन नहीं होती है तब तक के लिए बच्चों की मतलब पढ़ाई की व्यवस्था है वो लगातार अपनी बनी रहे, मैथ्स के अंदर उनके कोई दिक्कत ना आए। डेली आपको एक वीडियो मिलेगी 1 घंटा की या फिर 45 मिनट की, जो भी आपकी वीडियो बनेगी वो आपको मिलेगी। उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे क्लास में अपना काम चलता है वैसा ही काम अपन वीडियो में कराने का प्रयास करेंगे और वैसा ही काम आपका होगा, बशर्ते कि आप अपनी कॉपी पेन साथ में लेके बैठें और जो भी आपको करवाया जा रहा है उसको साथ साथ में आप क्या करें, नोट करें। बच्चों आज की वीडियो की अपन बात करते हैं तो अपने पास 10th की जो मैथ्स की बुक है उसमें 9th चैप्टर है, 9वां अपना चैप्टर है, उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेशनल ज्योमेट्री। ये अपने पास जो चैप्टर है, अब बच्चों अपन बात करते हैं कि अपने 10th की मैथ्स की जो बुक है उसमें चैप्टर कितने हैं। आपको बच्चों एक बात का ध्यान रखना है, मैथ्स की अपनी जो बुक है फिलहाल उसमें अपने पास 18 चैप्टर तो हैं बुक में, प्लस में अपने पास एक चैप्टर अलग से लगता है जिसका नाम है सड़क सुरक्षा शिक्षा। अपन पिछली वीडियोस में भी बहुत अपने इसका जिक्र कर चुके हैं इस चीज़ का कि कितनी चैप्टर्स लगते हैं, सड़क सुरक्षा में क्या आता है और चैप्टर क्या आता है। इन 18 चैप्टर में से अपना जो 9वां चैप्टर है उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और ये जो चैप्टर है ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इसके जो वेटेज है, नंबर का जो वेटेज है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी कि अपन कोई भी नया चैप्टर जब अपन पढ़ते हैं सबसे पहले अपन उसकी क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन, उसकी परिभाषा पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमने को याद रखना है कौन सा चैप्टर है, 9वां चैप्टर है मैथ्स की बुक का, निर्देशांक ज्यामिति इसका नाम है, 9th चैप्टर जो है। और ये जो चैप्टर है इसकी वेटेज जो है बोर्ड एग्जाम के लिए वो वेटेज है बेटा 6 नंबर की, यानी कि ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम में आता है कितने नंबर का आता है, 6 नंबर का आता है। और 6 नंबर के अलग अलग सवाल नहीं आते, 6 नंबर का फिक्स एक ही सवाल इसमें बनता है। और उस एक सवाल में कितने ऑप्शन होते हैं, 2 ऑप्शन 3-3 नंबर के होते हैं। क्या होता है, ये जो चैप्टर है ये 6 नंबर का है, एक ही सवाल आएगा, एक सवाल में 2 अपने पास क्या होंगे, ऑप्शन होंगे 3-3 नंबर के। इस प्रकार से 6 नंबर का काफ़ी अच्छे नंबर का चैप्टर है और इसको बहुत आराम से अपने को, बहुत सावधानी से अपने को पढ़ना है कि किस प्रकार से इसका अपने को सोल्यूशन करना है। सबसे पहले अपन बात करें कि कोई भी चीज़ अपने को पढ़नी है, कोई भी चैप्टर अपने को पढ़ना है, सबसे पहले अपने को क्या होना चाहिए, सबसे पहले अपने को उस चीज़ की अपने को डेफिनेशन आनी चाहिए, परिभाषा आनी चाहिए। बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा की, तो बच्चों सबसे पहले मैं परिभाषा को लिखाऊंगा, उसके बाद में आपको समझाऊंगा, साथ साथ में आपको नोट करना है। बात करें यदि निर्देशांक ज्यामिति की, निर्देशांक ज्यामिति, बेटा यहाँ से अपन यदि देखें तो निर्देशांक, ये निर्देशांक कहाँ से आते हैं, ये निर्देशांक आते हैं निर्देश तंत्र से। अपने पास एक निर्देश तंत्र होता है, उसमें से अपन किसी बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं, निर्देश अंक निकालते हैं उसका। और ज्यामिति का अपने को पता होता है, ज्यामिति क्या होती है, ऐसी शाखा गणित की जिसमें अपन वक्रों के बारे में अध्ययन करते हैं, विभिन्न आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, वृत्त हो गया, कोई रेखा हो गई, कोई बिंदु हो गया। तो निर्देशांक ज्यामिति क्या बनता है, निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा ये बनती है कि गणित की वह शाखा, अपन समझेंगे इसको, पहले अपन इसको लिख लेते हैं कि गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें निर्देश तंत्रों में किसी बिंदु या बिंदु न होकर कोई रेखा हो सकती है,
या रेखा न होकर कोई त्रिभुज हो सकता है, वृत्त हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है। त्रिभुज, वृत्त या चतुर्भुज की स्थिति का अपन अध्ययन करते हैं। चतुर्भुज की स्थिति का अपन जहाँ पर अध्ययन करते हैं, स्थिति का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है। निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है। बेटा परिभाषा मैंने क्या लिखाई है? परिभाषा लिखाई है, गणित की वह शाखा जिसमें निर्देश तंत्रों में किसी बिंदु या किसी रेखा या वहाँ पर त्रिभुज भी हो सकता है या वृत्त भी हो सकता है या चतुर्भुज भी हो सकता है, तो उस निर्देश तंत्र में वह चतुर्भुज, वह वृत्त या वह बिंदु अपनी क्या स्थिति रखता है, उनके बीच की दूरी कितनी है, वह शाखा जिस शाखा में अपन इस बात का अध्ययन करते हैं, इस चीज़ को अपन जहाँ पर पढ़ते हैं, गणित की वह शाखा होती है, उसे क्या कहा जाता है? निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेशनल ज्योमेट्री कहा जाता है। अब यदि अपन बात करें कि यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, बिंदु का अपने को पता है, बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, अनंत बिंदु एक सरल रेखा में यानी एक विशेष क्रम में हो, उनको मिलाएं तो रेखा बनती है। त्रिभुज होती है तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। वृत्त जो होता है एक विशेष निश्चित बिंदु से अपन समान दूरी पर सभी बिंदुओं को मिलाएं तो वृत्त अपने पास बनता है। और चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है। इन सभी का अपने को पता है कि इन सभी का अध्ययन तो अपन कर चुके हैं, पर अब ये अध्ययन अपन करेंगे ये एक समतल के ऊपर न कर अपन उस समतल पर एक निर्देश तंत्र लेंगे, उस निर्देश तंत्र के अंदर उसका अध्ययन करेंगे। तो अपने को पता होना चाहिए कि निर्देश तंत्र होता क्या है। अपने पास एक नया वर्ड आया है जिसका नाम है निर्देश तंत्र। अपने पास एक वर्ड आ गया जिसका नाम है निर्देश तंत्र। अब बच्चों कई बच्चे सोचेंगे कि सर ये निर्देश तंत्र क्या होता है। बच्चों ये निर्देश तंत्र आप 6ठी 7वीं क्लास से इसको जानते हो कि निर्देश तंत्र क्या होता है। बस बात इतनी सी है कि आज तक हम इसको ग्राफ बोलते आए थे, ये ग्राफ नहीं होता है। देखो बेटा ये मेरे पास एक प्रकार का ये मैंने एक निकाय बना दिया, एक तंत्र बना दिया। यहाँ पर ये वाला अक्ष होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। ये वाला अक्ष होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन वाई अक्ष बोलते हैं। ये अपने पास एक्स अक्ष होता है, ये अपने पास कौन सा अक्ष होता है? वाई अक्ष। और इसको अपन छोटी क्लासों में ग्राफ बोला करते थे। याद रखना है ये कोई ग्राफ नहीं होता है। ग्राफ एक पेज टाइप होता है, एक पेज होता है, एक समतल होता है, उसके ऊपर ये जो चीज़ बनाई जाती है इस चीज़ को ग्राफ न कहकर अपन क्या कहते हैं? इसको निर्देश तंत्र। यानी यह जो बना है यही अपने पास क्या होता है? यही अपने पास एक क्या होता है? निर्देश तंत्र होता है। इस बात का अपने को क्या रखना है? याद रखना है। तो कोई आज के बाद में अपने को पूछे कि ये चीज़ क्या है तो ये क्या है बेटा? निर्देश तंत्र है। अब इस निर्देश तंत्र में बात करें तो इस निर्देश तंत्र में अपने पास कितने निर्देशीय अक्ष हैं? इस निर्देश तंत्र में अपने पास 2 निर्देशीय अक्ष हैं बेटा। इसमें कितने अक्ष अपने पास? 2 निर्देशीय अक्ष हैं। निर्देशीय अक्ष कौन से हैं? एक तो एक्स अक्ष है, एक क्या है? वाई अक्ष है। ये वाला अपने पास एक्स अक्ष है, ये क्या है अपने पास? वाई अक्ष है। और अपने को इस बात का पता है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, छोटी क्लासों में अपने ये चीज़ पढ़ चुके हैं, अपन इसको और डिटेल से पढ़ सकते हैं, परंतु अपन बात करते हैं चैप्टर की, और चैप्टर जो अपने को चल रहा है इसी की अपन बात करेंगे। तो बात ये है बेटा कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों जिस बिंदु पर काटते हैं वह बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु को किससे? ओ से लिखा जाता है। इस बात का अपने को पता है। मूल बिंदु को किससे लिखा जाता है? ओ से लिखा जाता है। और इस ओ के निर्देशांक जो होते हैं वो कितने होते हैं? 0,0 होते हैं। निर्देशांक की भी अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने को याद रखना है निर्देश तंत्र में कितने अक्ष होते हैं? 2 निर्देशीय अक्ष होते हैं। अपन ने बात की थी कि परिभाषा की, तो अपन ने एक चीज़ लिख दी कि निर्देश तंत्र तो है, पर ये निर्देश तंत्र है सर, इसकी परिभाषा क्या बनेगी? बेटा बहुत सिंपल सी बात है। तंत्र का अर्थ होता है निकाय। तंत्र का अर्थ क्या होता है? निकाय। या अपन इसको एक मशीन भी लिख सकते हैं। निकाय यानी कि एक मशीन। मशीन क्या करती है? मशीन कोई भी कार्य को सरल करने का काम करती है या कोई विशेष कार्य करने का काम करती है। निकाय और मशीन एक ही बात है, यानी तंत्र, निकाय, मशीन तीनों क्या है? एक ही बात है। इसका मतलब है निर्देश तंत्र, निर्देश यानी कि स्थिति बताने वाले शब्द, निर्देश यानी निर्देशित करने वाले शब्द या स्थिति बताने वाले शब्द। तो परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा ये बनेगी, ऐसा निकाय, तंत्र क्या होता है? निकाय। ऐसा निकाय जो किसी बिंदु की निर्देशित करता हो, ऐसा निकाय जो किसी बिंदु को निर्देशित करता हो यानी किसी बिंदु की स्थिति को बताता हो, वो निकाय ही क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। क्या परिभाषा बन गई अपने पास? अपने पास परिभाषा बन गई ऐसा निकाय। ऐसा निकाय
जो किसी बिंदु की स्थिति को बताता हो, जो किसी बिंदु की स्थिति को बताता है, स्थिति को बताता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे निर्देश तंत्र कहा जाता है या निर्देश निकाय कहा जाता है, निर्देश तंत्र कहा जाता है। तो बेटा ये जो निर्देश तंत्र है ये अपने पास क्या काम करेगा? ये निर्देश तंत्र अपने को किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाएगा और बिंदुओं की स्थिति को दर्शाने के लिए उसमें अपने को दो अक्ष चाहिए। उन दो उपयोगी अक्षों को अपन क्या कहते हैं? दो निर्देशी अक्ष कहते हैं। और वो दो निर्देशी अक्ष अपने पास कौन से हैं? पहला अक्ष है अपने पास वो कौन सा है? एक्स अक्ष है। और दूसरा अपने पास अक्ष है उसका नाम क्या है? वाई अक्ष है। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं वो मूल बिंदु ओ होता है। ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु का मतलब इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। और ओरिजिन पॉइंट का पहला वर्ड ओ है तो इसको कैपिटल लेटर ओ से लिखा जाता है। इसमें एक्स का मान भी 0 होता है और वाई का मान भी क्या होता है? 0 होता है। यानी ये यहीं से क्या होते हैं? प्रारंभ होते हैं। उसके बाद में बात करें एक्स अक्ष, तो बेटा इस एक्स अक्ष को लिखने का एक तरीका और होता है। इस एक्स अक्ष को अपन एक्स ओ एक्स डैश, ये ओ मूल बिंदु है, एक्स ओ एक्स डैश लिख सकते हैं। वाई अक्ष को अपन वाई ओ वाई डैश लिख सकते हैं, वाई ऊपर वाई डैश नीचे। ये एक्स है ये दाईं ओर और ये एक्स डैश है ये क्या होगा? बाईं ओर। तो एक्स अक्ष को क्या लिख सकते हैं? एक्स ओ एक्स डैश। वाई अक्ष को लिख सकते हैं वाई ओ वाई डैश। यानी एक्स अक्ष को अपन लिख सकते हैं एक्स ओ एक्स डैश और वाई अक्ष को अपन क्या लिख सकते हैं? वाई ओ वाई डैश। और बेटा एक बात का और ध्यान रखना है कि एक्स अक्ष का एक नाम और होता है और एक्स अक्ष का एक नाम और होता है भुज। वाई अक्ष का दूसरा नाम और होता है और उसका नाम होता है कोटि। ये भी अपने को क्या रखना है? याद रखना है। एक्स अक्ष का दूसरा नाम क्या होता है? भुज। और वाई अक्ष का दूसरा नाम क्या होता है? कोटि। तो कोई अपने को बोले कि ये बिंदु भुज से कितनी दूरी पर है, तो भुज का मतलब अपन कौन से अक्ष से समझेंगे? एक्स अक्ष से। कोई अपन से पूछ ले कि इस बिंदु की कोटि से क्या दूरी है, तो कोटि अपन किसको समझेंगे? वाई अक्ष को समझेंगे। ये अपने पास क्या आ गया? निर्देश तंत्र आ गया। निर्देश तंत्र में अपन दो निर्देशी अक्षों के बारे में पढ़ लिया और निर्देशी अक्ष जहाँ पर काटते हैं वो कौन सा बिंदु? मूल बिंदु। इतना सब अपन ने पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं कि इस निर्देशी अक्ष में बिंदुओं की स्थिति को किस प्रकार से दर्शाया जाता है, उसके कौन से नियम होते हैं, उन पर यदि अपन चर्चा करें तो आगे देखते हैं। बेटा इस बात को साथ साथ में आपको नोट भी कर लेना है। अपन बात करें अपने पास एक, ये मेरे पास एक क्या है? ये मेरे पास एक निर्देश तंत्र है। ये मेरे पास एक निर्देश तंत्र है। ये मेरे पास एक्स अक्ष है और ये मेरे पास कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष। बेटा एक बात का ध्यान रखना, किसी भी निर्देश अक्ष में किसी बिंदु की स्थिति को यदि अपने को दर्शाना हो, किसी भी निर्देश अक्ष में किसी बिंदु की स्थिति को अपने यदि दर्शाना हो तो एक बात का हमेशा ख्याल रखना है कि वो बिंदु की स्थिति अपन यदि दर्शा रहे हैं तो उसको हमेशा बिंदु को कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। उसको अपन कैपिटल ए लिख सकते हैं, कैपिटल बी लिख सकते हैं, कैपिटल सी, यानी कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कहाँ तक? कैपिटल जेड तक लिख सकते हैं। किसी भी बिंदु को लिखने के लिए हमेशा कौन से लेटर्स? कैपिटल लेटर्स का यूज़ किया जाता है, स्मॉल लेटर्स का यूज नहीं किया जाता है। पहली बात तो अपने पास ये हो गई। किसी बिंदु के निर्देशांक यदि अपने को लिखने हैं, निर्देशांक यानी किसी बिंदु को निर्देशित करने वाले अंक, निर्देशांक, निर्देशांक, इसका यदि संधि विच्छेद किया जाए तो ये बनेगा निर्देश प्लस अंक, निर्देश प्लस अंक। यानी किसी बिंदु को निर्देशित करने वाले जो अंक होते हैं 1 2 3 4, अंक क्या होते हैं? 1 2 3 4। तो किसी बिंदु को निर्देश करने वाले कोई अंक यानी किसी बिंदु की स्थिति बताने वाले जो अंक होते हैं, मैथ के अंक, जो गणित के अंक हैं वो होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निर्देशांक कहा जाता है। तो बेटा एक बात का ध्यान रखना, किसी बिंदु को दर्शाना है तो कैपिटल लेटर्स में उसका बिंदु को लिखा जाएगा। उसके बाद में निर्देशांक लिखने के लिए हमेशा एक छोटे ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखने के लिए हमेशा छोटे ब्रैकेट का यूज किया जाता है। उस छोटे ब्रैकेट में सबसे पहले लिखा जाएगा x का मान, उसके बाद में लिखा जाएगा किसका मान? y का मान। किसी बिंदु को लिखने के लिए कैपिटल लेटर्स, उसके बाद छोटा ब्रैकेट लिखा जाएगा। उस छोटे ब्रैकेट में पहले x का मान, फिर किसका मान लिखा जाएगा? y का मान लिखा जाएगा। बात करें यदि अपन मूल बिंदु की, तो मूल बिंदु O था, उसके यदि अपने को निर्देशांक लिखनी है तो कौन से ब्रैकेट में लिखेंगे? छोटे ब्रैकेट में। मूल बिंदु O के लिए मैंने बताया था कि x का मान भी यहाँ पर 0 होता है और y का मान भी यहाँ पर क्या होता
है, 0 होता है। तो इस प्रकार से अपने पास क्या लिखे जाते हैं, इस प्रकार से अपने पास निर्देशांक किसी भी चीज़ के लिखे जाते हैं। ये निर्देशांक लिखने का क्या हो गया, तरीका हो गया। उसके बाद में यदि अपन बात करें तो याद रखना है बेटा, एक्स अक्ष जो होता है, जो अपने पास एक्स अक्ष होता है, वो हमेशा किसी भी बिंदु के एक्स के मान बताता है। किसी भी निर्देश तंत्र का एक्स अक्ष है, वो उस बिंदु के, वो उस निर्देश तंत्र में कोई बिंदु है उसके एक्स का मान बताएगा, और किसी भी निर्देश तंत्र का वाई अक्ष होगा, वो उस बिंदु के वाई का मान अपने को बताएगा। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। एक्स अक्ष एक्स का मान बताता है, वाई अक्ष किसका मान बताता है, वाई का मान बताता है। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। अब अपन चिन्ह की बात करें कि यहाँ पर कितने चतुर्थांश बन रहे हैं और इनमें चिन्ह कितने होंगे। बेटा बात करें, ये मेरे पास एक बोर्ड है, बोर्ड एक समतल होता है। बोर्ड क्या है, एक बोर्ड है, एक पेज है, उस पर अपन लिख सकते हैं, वो क्या होता है, एक समतल होता है। इस समतल के ऊपर मैंने ये निर्देश तंत्र बना दिया। ये निर्देश तंत्र इस समतल को कितने भागों में बांट रहा है, अपन ये देखें तो ये जो निर्देश तंत्र है इस समतल को समान 4 भागों में बांट रहा है। ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है, ये चौथा भाग है। ये समान भागों में बांट रहा है, यानी कि ये कोण भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री का होगा। ये कोण भी 90 डिग्री का, ये कोण भी 90 डिग्री का, ये कोण भी कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। सभी कोण कितना डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। चारों को जोड़ेंगे कितना डिग्री बनेगा, 360 डिग्री। और अपने को पता भी है कि एक बिंदु के चारों ओर के कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये समान 4 भागों में इस समतल को ये क्या कर रहा है, निर्देश तंत्र विभाजित कर रहा है। समान 4 भाग जो विभाजित हुए हैं उनको अपन गणित की भाषा में बोलते हैं बेटा चतुर्थांश। उन्हें क्या कहा जाता है, चतुर्थांश, यानी क्वाड्रेंट कहा जाता है। तो ये मेरे पास जो यहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास जो आया है इसको अपन बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। ये अपने पास पहला चतुर्थांश। ये अपने पास है दूसरा चतुर्थांश या द्वितीय चतुर्थांश। ये अपने पास है तीसरा चतुर्थांश या तृतीय चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश। और ये मेरे पास है चौथा चतुर्थांश यानी चतुर्थ चतुर्थांश। ये मेरे पास चौथा चतुर्थांश है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सभी क्या होते हैं, आपस में बराबर ही होते हैं, समान 4 भाग होते हैं। यदि बात की जाए तो अपने का पता है कि ये अपने पास निर्देश तंत्र है, ये इसका बायां भाग है। ये वाला भाग बायां होता है, ये वाला भाग दायां होता है। ये ऊपर वाला भाग है और ये क्या है, नीचे वाला भाग है। ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष। एक्स अक्ष किसके मान बताता है, एक्स अक्ष हमेशा एक्स के मान बताता है। तो बेटा याद रखना, एक्स अक्ष का जो बायां भाग है वो एक्स के नेगेटिव मान बताएगा, और एक्स अक्ष का दायां भाग है वो एक्स के कौन से मान, पॉजिटिव मान बताएगा। वाई अक्ष का ऊपर वाला भाग वाई के पॉजिटिव मान बताता है, और वाई अक्ष का नीचे वाला भाग वाई अक्ष के कौन से मान, नेगेटिव मान बताता है। ये 7वीं 8वीं क्लास में अपन सीख चुके हैं ये बात पहले भी। अब यदि बात करें कि मान लिया प्रथम चतुर्थांश में मेरे पास कोई भी एक बिंदु आ गया, प्रथम चतुर्थांश में मेरे पास कोई भी एक बिंदु आ गया, इस बिंदु को मैंने लिख दिया ए। यदि मैं इसके निर्देशांक के चिन्ह लिखना चाहूँ तो निर्देशांक हमेशा अपने को पता है छोटे ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। पहले x का मान आता है, फिर किसका मान आता है, y का मान। प्रथम चतुर्थांश में x का मान क्या दिख रहा है अपने को, पॉजिटिव, और y का मान भी क्या है, पॉजिटिव। यदि मैं बात करूँ कि दूसरे चतुर्थांश में मेरे पास एक बिंदु आ गया b, तो बिंदु b के लिए यहाँ पर दूसरा जो चतुर्थांश है इसके लिए x का जो मान है वो कितना है, नेगेटिव है, और y का मान क्या है, पॉजिटिव मान है। तो इसका चिन्ह क्या बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव। अगर बात करें तीसरे चतुर्थांश की तो एक बिंदु मैंने यहाँ पर C ले लिया। इस बिंदु में x का मान भी नेगेटिव आ रहा है और y का मान भी क्या है, नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है और y भी क्या होता है, नेगेटिव। पर बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की तो इसमें x क्या है, पॉजिटिव, y क्या है, नेगेटिव। तो इसमें बिंदु एक D ले लिया, इसमें x तो पॉजिटिव आ रहा है, y क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो बेटा याद रखना, किसी भी बिंदु के लिए यदि अपने को दोनों मान प्लस के मिल जाएं, यानी वो बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश में। यदि किसी बिंदु के लिए पहला मान नेगेटिव है, दूसरा मान यानी x का मान नेगेटिव, y का मान पॉजिटिव है, तो वो बिंदु कौन से अपने पास चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है। यदि किसी बिंदु के लिए दोनों ही नेगेटिव आ जाए तो तीसरे चतुर्थांश में, और एक वाला प्लस वाला पॉजिटिव और माइनस वाला y वाला नेगेटिव आ जाए, मतलब वह बिंदु कौन से चतुर्थांश में है, चौथे चतुर्थांश में है। ये अपने को देखते ही पता चल जाना चाहिए। अब इससे क्वेश्चन अगला कैसे पूछ सकता है, ये बात मैंने क्यों बताई है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अगला क्वेश्चन सीधे पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आते पर अपने याद करने के लिए होते हैं। अपने पूछ लिया अगले ने कि -2,3 दर्शाना नहीं है, नहीं ग्राफ बनाना है, सीधा बताना है। बताओ कि -2,3 है, ये निर्देश तंत्र के कौन से चतुर्थांश में आएगा। तो बेटा x का मान नेगेटिव और y का मान क्या है, पॉजिटिव। x का मान नेगेटिव और y का मान पॉजिटिव हो तो कौन सा चतुर्थांश होता है, दूसरा चतुर्थांश होता है। यानी ये जो बिंदु है ये इस निर्देश तंत्र के द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। कोई बिंदु अपने को दे दे -4
-5, तो ये बिंदु अपने को दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा याद रखना है x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो x नेगेटिव y नेगेटिव कौन से चतुर्थांश में, तीसरे में। तो ये जो बिंदु है ये कौन से चतुर्थांश में होगा, तीसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। इस प्रकार अपन किसी भी बिंदु की स्थिति का चतुर्थांश के हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञान कर सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन चतुर्थांश में बिंदुओं की स्थिति को लिखना सीखेंगे कि बिंदुओं के निर्देशांक लिखे किस प्रकार जाते हैं। अपन यदि बात करें कि अपने पास एक और चतुर्थांश है, अपने पास एक और चतुर्थांश है, ये मेरे पास एक चतुर्थांश आ गया, यहाँ पर मूल बिंदु O है, ये x o x डैश x x हो गया, ये y o y डैश यानी y o y डैश यानी y x यानी कोटि हो गया, ये भुज है, ये क्या है, कोटि। यहाँ पर यदि मान रखे जाएं तो मैंने आपको बच्चा एक बात बताई थी कि यहाँ पर x के दाईं ओर पॉजिटिव मान होते हैं, तो यहाँ पर +1, +2, +3, 4, 5 और क्या आएगा 6। पर यहाँ पर बाईं ओर मान क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ होते हैं, तो -1, -2, -3 और ये क्या आ गया -4। यदि बात करें y के ऊपर वाले भाग की ओर तो यहाँ पर सभी पॉजिटिव मान होते हैं, तो ये मैंने कुछ मान ले लिए 1, 2, 3, 4 और कितना ले लिया 5, सभी पॉजिटिव मान हैं। और नीचे की ओर जो मान होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव मान, तो ये -1 बनेगा, ये -2 बनेगा और ये क्या बनेगा -3। इस प्रकार से मेरे पास एक निर्देश तंत्र है और इसमें मैं अलग अलग बिंदु लेता हूँ, उनकी मैं स्थितियों का जिक्र करता हूँ। मैंने सबसे पहले बिंदु ले लिया यहाँ पर, ये मैंने बिंदु ले लिया A, फिर मैंने एक बिंदु ले लिया इस पर, ये बिंदु मैंने ले लिया B, फिर एक बिंदु मैंने ले लिया यहाँ पर, ये बिंदु मैंने ले लिया C, ये बिंदु मेरे पास क्या है C है, ये बिंदु मैंने एक बिंदु यहाँ पर ले लिया और इस बिंदु का नाम मेरे पास D है, एक बिंदु मैंने यहाँ पर ले लिया, इस बिंदु का नाम E है, एक बिंदु ये F है और एक और बिंदु मैं ले लेता हूँ यहाँ पर G ले लेता हूँ, और एक और बिंदु यदि बात करें तो ये मैंने क्या ले लिया, H ले लिया। ये मैंने 5-6 बिंदु हैं, ये 8 बिंदु है ये मैंने ले लिए। अब इनकी बात करें कि इनके निर्देशांक कैसे लिखेंगे, तो बेटा एक बात तो साफ सी बात है कि सभी बिंदुओं को जब दर्शाया जाता है तो कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। मैंने यहाँ पर सभी लेटर कैपिटल लिखे हैं, स्मॉल लेटर एक भी नहीं लिखा। उसके बाद में बताया था कि बिंदुओं को लिखने के लिए छोटे ब्रैकेट का यूज किया जाता है, तो ये मैंने सभी के लिए छोटे ब्रैकेट का यूज़ कर लिया। ये सभी बिंदु मैंने किसके लिए लिख लिए, छोटे ब्रैकेट के लिए मैंने लिख लिए। अब यदि बात की जाए बिंदु A के निर्देशांक लेकर, बेटा एक बात का अपने को ध्यान यहाँ पर रखना होता है, एक बात फिक्स अपने को नोट करके याद रखनी है, ये अपने को नोट है वो याद रहना चाहिए हमेशा के लिए। क्या होता है, ये इस प्रकार होता है कि x अक्ष जहाँ भी दिखे, x अक्ष पर कोई यदि बिंदु है तो उसके लिए स्मॉल y का मान सदैव क्या होगा, 0 होगा। यदि कोई बिंदु x अक्ष के ऊपर स्थित है, न तो उससे अलावा है न उसके नीचे है, फिक्स उसके ऊपर ही आ गया, उस रेखा के ऊपर आ गया, तो वहाँ पर y का मान क्या लिया जाता है, 0 लिया जाता है। और एक बात और याद रखनी है कि y अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसके लिए x का मान क्या होता है, 0 होता है। x अक्ष पर कोई बिंदु है उसके लिए y का मान 0 होता है, y अक्ष पर कोई बिंदु है उसके लिए x का मान क्या होता है, 0 होता है। इस बात का अपने को क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्यों होता है ये अपन इसमें चर्चा करेंगे। बिंदु A की बात यदि की जाए, बिंदु A जो अपने पास है, बिंदु A है उसके लिए x का मान अपने पास कितना है, 2। देखो ये x का मान होता है x, y x किसका मान, y का मान। बिंदु A के लिए x का मान अपने पास 2 है और बिंदु B के लिए बिंदु A के लिए y का मान भी कितना है, 2 है। तो पहले मैंने लिख दिया x का मान, फिर लिख दिया y का मान, ये आ गई बिंदु A के निर्देशांक। बिंदु B की बात की जाए तो बिंदु B में x का मान कितना है, यहाँ पर 5, ये x का ही मान है, x का मान कितना है 5। और ये बिंदु कौन से x पर स्थित है, x अक्ष पर। तो मैंने बताया था कोई बिंदु यदि x अक्ष पर हो तो वहाँ पर y का मान क्या होता है, 0, तो यहाँ पर y का मान क्या होगा, 0। बिंदु C की बात करें, बिंदु C कौन से अक्ष पर है, y अक्ष पर। y अक्ष पर कोई बिंदु हो तो x का मान कितना लिया जाता है, 0। तो पहले अपन x का मान रखते हैं, फिर रखते हैं y का मान। यहाँ पर x का मान कितना होगा, 0 होगा। y के मान की बात करें तो ये कौन से नंबर पर है, 3 पर है, तो ये y का मान ही बताते हैं, y का मान यहाँ पर कितना है, 3 है। बिंदु D की यदि बात की जाए तो D x पर कहाँ पर जाकर मिलता है, 3 पर। ये देखो बेटा D है,
x पर मिलता है 3 पर और y पर मिलता है -1 पर। तो यहाँ पर बिंदु D के लिए x का मान कितना हो गया, 3 हो गया, और x का मान -3 हो गया, y का मान कितना हो गया, 1 हो गया। बिंदु E की बात करें तो बिंदु E x के लिए मान इसका -4 है और y के लिए कितना है, -2 है। बिंदु F है वो कौन से x पर है, y x पर। y x पर कोई बिंदु हो तो x का मान क्या लिया जाता है, 0, और यहाँ पर y का मान -3 है तो y का मान क्या है, -3। बिंदु G है, यहाँ पर x का मान कितना है, 3, तो x का मान 3 है, और y का मान यदि देखें तो -2, तो y का मान क्या है, -2। H बिंदु के लिए x का मान 6 है और y का मान -3 है तो y का मान क्या है, -3। तो बेटा इस प्रकार से अपने क्या लिए जाते हैं, बिंदु लिए जाते हैं। इस बात का अपने को क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये बात मैंने आपको बताई है, ये बात शायद आप 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में बेटा आप सभी पढ़ चुके होंगे। इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है, या 7वीं में नहीं पढ़ा तो 8वीं 9वीं में तो पक्का आप ये चीज़ पढ़ चुके हो कि किसी बिंदु को अपने निर्देश तंत्र में किस प्रकार से निर्देशांक उसके निकाले जाते हैं। यहाँ पर आपको मैं एक नई बात बताने वाला हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक नई बात ये बताने वाला हूँ। यदि मैं बिंदु A का जिक्र करूँ, यहाँ पर एक नोट बनेगा, वो नोट आपको याद रखना है, एक आलोक बनेगा, एक बहुत अच्छी बात निकल के आएगी, वो बात आपको याद रखनी है ताकि अगर अपन सूत्र आगे हल करें तो उसमें अपने को कोई दिक्कत न आए। क्या बात निकल के आएगी, मैंने इस बिंदु A का निर्देशांक निकाला तो मैंने इस A को पहले तो x पर लेके गई, काल्पनिक रेखा खींची, x पर 2 पर मिलता है तो x का मान 2 आ गया। ये y पर भी कितने पर मिलता है, 2 पर मिलता है, इसलिए y का मान भी क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, चलो मैं काम करता हूं, इस बिंदु को न लेके मैं एक और बिंदु ले लेता हूं। यहाँ ये बिंदु मैंने ले लिया, इस बिंदु का नाम मैंने M मान लिया। इस बिंदु का नाम मैंने क्या मान लिया, M मान लिया। इस बिंदु के लिए x का मान मुझे दिख रहा है, इस बिंदु के लिए जो x का मान है वो कितना आ रहा है, 3, और इस बिंदु के लिए y का मान है वो कितना आ रहा है, इस बिंदु के लिए अपने पास y का जो मान आ रहा है वो आ रहा है, x का मान 3 आ रहा है, y का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। बच्चों यहाँ पर अपन एक चीज़ नोट करें, तो ये जो बिंदु है ये x अक्ष से कितनी दूर है, देखो 1 इकाई, यहाँ पर ये 1 इकाई है, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई। अपन बात करें ये वाला बिंदु x अक्ष से कितनी दूर है, तो देखो 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई। तो ये जो दूरी है, ये जो दूरी, ये बिंदु M की x अक्ष से दूरी है, ये कितनी इकाई है अपने पास, 5 इकाई है। सेंटीमीटर मीटर अपने को कुछ नहीं दे रखा, अपन इकाई की बात करेंगे। जब सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कुछ नहीं दे रखा हो तो वहाँ पर अपन इकाई या मात्रक लिख सकते हैं। ठीक, मैं क्या बोला कि बिंदु M है, ये x अक्ष से कितना इकाई दूर है, 5 इकाई दूर है। यही बिंदु M है, ये y अक्ष से 1, 2 और 3, देखो बेटा 1, 2 और 3, तो 1, 2 और 3 इकाई दूर है। यानी y अक्ष से बिंदु M की दूरी कितनी इकाई है, y अक्ष से बिंदु M की दूरी है वो कितनी इकाई है, 3 इकाई है। अब यदि ध्यान से देखी जाए तो एक बात निकल के आती है कि किसी बिंदु से, यहाँ पर 5 था, 5 इकाई दूरी आई तो y का मान कितना आ गया, 5। यहाँ पर 3 इकाई दूरी आई तो x का मान कितना आ गया, 3। यहाँ पर एक बात ये निकलती है, किसी बिंदु के x का मान, किसी बिंदु के x का मान उस बिंदु की y अक्ष से क्या होती है, दूरी होती है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी होती है, वही उसके किसका मान होता है, x का मान होता है। और किसी बिंदु की किससे दूरी, किसी बिंदु की किससे दूरी, x अक्ष से दूरी है, वो किसका मान होता है, y का मान होता है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी x का मान और x अक्ष से दूरी किसका मान, y का मान होता है। इस बात का अपने को क्या रखना है, ध्यान रखना है। और ये नोट मैं आपको लिखाता हूँ और आपको नोट करना भी है। क्या नोट बन गया यहाँ पर एक बात नोट ये बन गई, नंबर 1, किसी बिंदु की भुज से दूरी, भुज का मतलब x अक्ष होता है, भुज से दूरी, किसी बिंदु की भुज से दूरी, भुज का मतलब कौन सा अक्ष, x अक्ष। किसी बिंदु की भुज से दूरी उसके y का मान होती है, उसके y का मान होती है। ठीक है, और फिर पूछ ले अपने को कि किसी बिंदु की कोटि से दूरी, कोटि यानी कि y अक्ष, किसी बिंदु की कोटि से दूरी, कोटि क्या होती है, y अक्ष, कोटि से दूरी उसके x का मान होती है, उल्टे होते हैं एक दूसरे के, उसके x का मान होती है, मान
होती है। क्या बताया मैंने? किसी बिंदु की भुज से दूरी, x अक्ष से दूरी उसके y का मान और y अक्ष से दूरी उसके x का मान होती है। देखो x अक्ष से दूरी थी तो y का मान बन गई, y अक्ष से दूरी थी तो किसका मान बन गई? x का मान बन गई। ये बात अपने को क्या रखनी है? याद रखनी है। दूसरी बात, x अक्ष पर कोई बिंदु है उसका y का मान 0 होता है, y अक्ष पर कोई बिंदु उसके x का मान क्या होता है? 0 होता है। ये बात भी अपने को क्या रखनी है? याद रखनी है। अब बेटा अपन थोड़ी सी बात और करें तो याद रखना है कि दूरी, क्षेत्रफल, आयतन और समय, ये बात अपनी पूरी बुक में बहुत बार काम आएगी। जब भी अपन उत्तर क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। अपने पास बहुत सारे उत्तर हैं वो नेगेटिव आएंगे और उन नेगेटिव को अपने को याद रखना है कि कहाँ पर अपन नेगेटिव ले सकते हैं, कहाँ पर नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। उसके लिए ये बात है कि याद रखना बेटा, दूरी, क्षेत्रफल, आयतन और एक होता है समय। क्या चीज़ है? दूरी, क्षेत्रफल, आयतन और एक क्या होता है? समय। ये चार चीज़ है, ये चार चीज़ कभी भी बेटा नेगेटिव है वो नहीं होती है। क्या बोला मैंने? दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। मैं बोल दिया कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता हूँ तो मैंने -2 मीटर की दूरी चली है, ऐसा नहीं होता है। कुछ दूरी मैंने चली है, वो दूरी किस में होगी? पॉजिटिव में होगी। कोई भी अपने पास आकृति है वो क्षेत्रफल घेरती है तो क्षेत्रफल माइनस में कोई आकृति नहीं घेरती, कुछ न कुछ पॉइंटों में हो जाए उसका क्षेत्रफल होता ही है। तो क्षेत्रफल भी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, आयतन भी नेगेटिव नहीं होता है, समय भी कभी नेगेटिव नहीं होता है। उससे मान लिए क्वेश्चन आ गया, बताइए राम ने कितने घंटे काम किया? राम ने -5 घंटे काम किया। तो यहाँ पर -5 घंटे का मतलब क्या है? उसने कोई काम नहीं किया, मतलब अपन क्या लिख सकते हैं? कुछ भी काम नहीं किया, 0 घंटे काम किया है। और -5 घंटे काम करने का अर्थ क्या होता है? यानी समय माइनस में नहीं लिया जाता। याद रखना बेटा, दूरी, क्षेत्रफल, आयतन और समय, ये चार चीज़ अपने पास, ये चार अपने पास ऐसी इकाइयाँ होती है, ऐसी राशियाँ होती है, इनको माइनस में अपने पास नहीं लिया जाता है। ये बात अपने को याद रखनी है। अब अपन बात करते हैं बोर्ड में क्वेश्चन इस बिंदु से किस प्रकार बनता है। उन क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। 2 क्वेश्चन अपन लिखेंगे, उनको सोल्व करेंगे। उसके बाद में अपने पास फॉर्मूलाज आएंगे। फॉर्मूलाज के बाद में अपना चैप्टर क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। बात अपन करते हैं ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसने मुझसे पूछ लिया कि ये बिंदु है 2,-3, इस बिंदु की भुज से दूरी ज्ञात कीजिए। इस बिंदु की भुज से नहीं, इस बिंदु की कोटि से दूरी ज्ञात कीजिए। कोटि से दूरी ज्ञात कीजिए। ये अपने पास क्वेश्चन आ गया कि बिंदु 2,-3 की कोटि से दूरी बताइए। तो बेटा इसका सॉल्यूशन किस प्रकार होगा? इसका सॉल्यूशन होगा, ये अपने पास बिंदु है और इस बिंदु को मैं A लिख देता हूँ। ये बिंदु मैंने A मान लिया कि माना ये बिंदु A है, 2, क्या है? -3। और इस बिंदु की अपने को कोटि से दूरी क्या करनी है? ज्ञात करनी है। कोटि क्या होता है? y अक्ष। अपने को पता है कि कोटि है वो क्या होता है? y अक्ष। तो अब मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उसके x का मान होती है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उसके x का मान होती है और यहाँ पर x का मान कितना है? 2। तो यहाँ पर x का मान 2 है। अब अपने को सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर का पता नहीं है कि ये सेंटीमीटर में है या मीटर में। तो अपन एक काम करते हैं, इसके आगे अपन इकाई लिख सकते हैं या अपन क्या लिख सकते हैं? मात्रक लिख सकते हैं। तो इस बिंदु A की कोटि यानी कि y अक्ष से दूरी कितनी आ गई? 2 मात्रक आ गई। ये अपना एक सवाल हो गया। ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 नंबर के लिए। बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 2 की। अपने पास एक और क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 की यदि अपन बात करें, यही क्वेश्चन अपने को दे दिया। क्वेश्चन क्या दे दिया अपने को? क्वेश्चन दे दिया कि ये बिंदु है 2,-3, इस बिंदु की x अक्ष से दूरी बताइए। x अक्ष का एक नाम भुज भी होता है, यानी भुज से दूरी इसकी क्या करनी है? ज्ञात करनी है। इसी बिंदु की x अक्ष से दूरी अपने को क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो बेटा इसका सॉल्यूशन किस प्रकार बनेगा? सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया था कि बिंदु, इस बिंदु को मैंने A मान लिया तो ये बिंदु बन गया A। इस बिंदु A यानी 2,-3 की कौन से अक्ष से अपने को, इस बिंदु की अपने को चाहिए x अक्ष से दूरी। कौन सी अक्ष से दूरी? x अक्ष से अपने को दूरी चाहिए। तो मैंने एक बात बताया था, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उसके किसका मान होती है? y का मान। तो इसका y का मान कितना है? -3।
इस बिंदु के y का मान कितना है -3, तो दूरी कितनी आएगी -3 मात्रक। बताओ ये सही है या गलत है? ये बेटा यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है? मैंने आपको एक बात बताई थी, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। नेगेटिव नहीं ले सकते, यानी -3 नहीं ले सकते, -3 नहीं ले सकते, पर +3 अपन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसलिए अपन क्या करेंगे, ये जो -3 है इसके ऊपर मैं मापांक लगा देता हूँ। अब ये मापांक क्या काम करता है बेटा, ये होता है, इसको अपन बोलते हैं मापांक, और इसको इंग्लिश में अपने पास बोला जाता है मॉड्यूलस। क्या बोला जाता है अपने पास है? मॉड्यूलस। ये मॉड्यूलस क्या करता है, ये मॉड्यूलस पॉजिटिव बनाता है। पॉजिटिव है उसको भी पॉजिटिव बनाएगा, नेगेटिव है उसको भी क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। तो मैं क्या करता था, x अक्ष से दूरी मुझे चाहिए थी, -3 आ गई, -3 दूरी मैं नहीं ले सकता, -3 दूरी नहीं ले सकता, तो इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, मॉड्यूलस लगा दिया, मापांक लगा दिया, और ये मापांक है इस -3 को क्या बना देगा, +3 बना देगा। यानी बेटा याद रखना है कि इस बिंदु की x अक्ष से दूरी -3 नहीं होगी, कितनी होगी, +3 मात्रक होगी। इस प्रकार से अपने पास 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है। याद रखना है, दूरी को नेगेटिव कभी नहीं लेना है, मापांक लगा के उसको क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। अगली जो अपनी वीडियो आएगी, आज की वीडियो में अपन इतना ही काम करेंगे। अगली जो अपनी वीडियो आएगी उसमें निर्देशांक ज्यामिति के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन फॉर्मूलाज को अपन लिखेंगे भी, और उन फॉर्मूलाज को अपन सिद्ध भी करके दिखाएंगे कि ये फॉर्मूलाज इस प्रकार सिद्ध होते हैं। अगर अपन दूसरी क्लासेस की बात करें जो भी ऑनलाइन चल रही है, उनमें फॉर्मूलाज दिखा दिए जाते हैं, उनको प्रूफ नहीं करके दिखाया जाता है। अपन फॉर्मूलाज को लिखेंगे भी और अपन फॉर्मूलाज को प्रूफ भी करेंगे, और प्रूफ करने के बाद के अंदर अपन क्या करेंगे, प्रूफ करने के बाद अपन इन वीडियोस के जो अपने इन फॉर्मूलाज के ऊपर जो अपने क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे, ताकि आपको इसमें क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई दिक्कत ना आए। जो ये चैप्टर है कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, मिडिल का चैप्टर है और काफ़ी अच्छे मार्क्स का चैप्टर है। बच्चों अच्छी प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।